हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड एकेडमी क्लास 9 एंड 10। और आई होप सो तुमने नेशनलिज्म इन यूरोप एंड फेडरलिज्म के सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो वीडियो में जाकर के आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आज करने वाले हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। 1 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड मैप्स भी करेंगे। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लो और ये विमान उड़ान भरने वाली है। Here comes the very first question on your screens. This question has come in the previous year 2020. Although ये particular types of resources अब delete हो चुका है, फिर भी देख लेते हैं। Give one example of the community owned resource, जहाँ पे सारी community मिल करके कोई resource utilize कर रही हो, and the answer will be pond and park. Now let us move to the question which has come in the year 2019. How is over irrigation responsible for land degradation? Over irrigation करेंगे तो land degradation क्यों हो जाएगा? You have to fill it up. Over irrigation is responsible for land degradation in Punjab, क्योंकि पंजाब में बहुत खेती होती है, पानी भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. Over irrigation is responsible for land degradation due to what? What happens? So basically it leads to water logging. Okay, so due to water logging leading to increase in salinity and alkalinity of the soil. So basically जब water हमारा कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट्स बनाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बेसिकली सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी जो है सॉइल की बढ़ जाती है एंड वाटर लॉगिंग तो होती ही होती है। नेक्स्ट, हाउ इज सीमेंट इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन? तो सीमेंट इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है लैंड डिग्रेडेशन के लिए, क्यों? क्योंकि उससे जो डस्ट निकलता है वो सॉइल के ऊपर एक लेयर बना देता है जिसकी वजह से पानी इनफिल्टरेट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे पूरा कंप्लीट करना है। Dash for cement industry is responsible for land degradation. It retards the process of dash into the soil after it settles down on the land. So it retards the process of infiltration. इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जो पानी है वो ग्राउंड वाटर में नहीं पहुंच पाता है क्योंकि सीमेंट सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जो डस्ट होती है। सो द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ द लाइमस्टोन फ्रॉम द सीमेंट इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। लाइमस्टोन को ग्राइंड करोगे, डस्ट निकलेगा, डस्ट जो है वो ऊपर एक लेयर बना देगा सॉइल के ऊपर। अब जब एक लेयर बन गई है सॉइल के ऊपर तो पानी कुछ भी डालोगे वो उस लेयर में अब्जॉर्ब हो जाएगी, नीचे तक नहीं जा पाएगी, सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, सो इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस बट स्टिल यू कैन सी द आंसर, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन रिसोर्सेज, ठीक है, ये डेफिनेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, असर्शन रीजन भी आ सकते हैं। So everything available in our environment which satisfies our needs, but it has to satisfy 3 conditions to become the resource, which is it is dash accessible. क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। It should be technologically accessible, dash feasible. Feasible का मतलब होता है affordable, so economically feasible होना चाहिए and culturally acceptable होना चाहिए, है ना, समाज को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उससे। विल बी टर्म्ड एज रिसोर्स। एग्जाम्पल है एयर। एयर के अलावा क्या हो सकता है बच्चों? आपको बताना है, एयर वाटर हो सकता है। नाउ, हाउ आर नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड? कैसे कनेक्टेड है नेचर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन? सब कुछ ह्यूमन बींग्स ही कर रहे हैं लेकिन ये चीजें कैसे कनेक्टेड है? सो सी, देयर इज अ डैश रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। वी ऑल आर, आपको बताना है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट क्या होगा? सो दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, नेचर से चीज़ें लेते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट से थिंग्स लेते हैं, उसको इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी की मदद से रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल चीज़ों को, ठीक है। सो देयर इज एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। यू कैन टेक एग्जाम्पल, एक्सप्लेन इट इफ इट कम्स इन अ 5 मार्क क्वेश्चन। नाउ व्हाट अ नेशनल रिसोर्स? अगेन नेशनल, इंटरनेशनल, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज जो है वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है बट क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो इसलिए आपको दिख रहे हैं। ओके, व्हाट इज डैश? डैश इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। जुडिशियसली रिसोर्सेज को कब यूज करोगे? जब आप रिसोर्स प्लानिंग करोगे। ओके, सो व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी, सबने एक्सेप्ट कर रखा है। अगर रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज करना है, सबके लिए रिसोर्सेज चाहिए तो रिसोर्स प्लानिंग तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज विच 5-year प्लान हैज इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट्स अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग? मतलब कौन से 5-year प्लान से हम रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं
या हम अपने रिसोर्स जो है उसको जुडिशियसली यूज करने की कोशिश करें? कौन से वाले 5 ईयर प्लान? सो इन द वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान ओनली वी हैव स्टार्टेड दिस। हमने अपनी एकदम बिल्कुल फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज करना शुरू कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, आता है एग्जाम में सीबीएसई में कई बार। Where was the first International Earth Summit held? Rio de Janeiro in where is this place? It is in Brazil. And which year? Which year? So it is 1992. I hope तुम लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही लिखा ही होगा। Rio de Janeiro in Brazil. Now what is Agenda 21? This is also one of the very important questions. Agenda 21 was basically an action plan, जो कि हम लोगों ने रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में मिलकर के डिसाइड करा था कि अगर हमें ये गोल अचीव करना है तो एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा ना। तुमको 99% चाहिए बोर्ड्स में, कुछ प्लानिंग तो करोगे ना, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर एजेंडा 21 21st सेंचुरी के अंदर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है, उसके लिए एक्शन प्लान बनाया था, ठीक है। सो इट इज अ प्लान टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज, EDPD, ठीक है। तो ये हमें कॉम्बैट करना था, इससे फाइट करना था, एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज से, सो दैट इनइक्वालिटी जो है वो खत्म की जा सके थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन द कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन द अर्थ समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1992 in Brazil, in which more than 100 state heads participated, they agreed on Agenda 21, ठीक है। तो इन लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एजेंडा 21 को अग्री कर लिया था। Who wrote the book? Small is beautiful. This book was written on the concepts of Mahatma Gandhi कि हमें मास प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, प्रोडक्शन बाई मासेस करना चाहिए, छोटे छोटे गोल्स होने चाहिए, कम प्रोडक्शन करो सो दैट कम रिसोर्सेज यूटिलाइज हो। तो ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक लिखी किसने थी? गांधी जी के कॉन्सेप्ट में थी, गांधी जी लिखकर मत आ जाना, बुक लिखी थी शुमाशर ने, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, MCQs आते हैं इस पे, कई बार आ चुके हैं। Now next is, when was the book Small is Beautiful written? Small is Beautiful book लिखी कब गई थी? तो 1973 में लिखी गई थी, ठीक है, 1973 में लिखी गई थी। Which soil is ideal for growing cotton? This is very common question, but कई बार बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। इस soil को हम कहते ही cotton soil, regular soil है, and that soil is black soil, ठीक है। Land left without cultivation for 1 or less than 1 agricultural year, मतलब हमने एक साल से कम में हमने उस पर खेती करी नहीं जानबूझ के, तो ये क्या हो जाता है बेटा? ये हो जाता है आपका फैलो, करंट फैलो। फैलो मतलब आप उस पर कल्टीवेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 years, 1 से कम है तो करंट फैलो, 1 से 5 है तो अदर देन करंट फैलो। लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर, तो इसको हमारी सरकार बोल देती है कल्टिवेबल वेस्टलैंड, ठीक है। सो क्या है? कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल का मतलब है खेती की जा सकती है, लेकिन किसान ने 5 साल से ज्यादा खेती नहीं की है तो है वेस्टलैंड, लेकिन कल्चरेबल है, खेती की जा सकती है, ठीक है। तो 1 साल से कम करंट फैलो, 1 से 5 साल अदर देन करंट फैलो, एंड ग्रेटर देन 5 ईयर कल्चरेबल वेस्टलैंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। लैंड लेफ्ट, अच्छा ये तो हो गया। आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फीचर। ये जो सॉइल है, ये जो मिट्टी है, रेड टू ब्राउन कलर की है, सैंडी है टेक्सचर में, ठीक है, थोड़ी बलुई मिट्टी सॉर्ट ऑफ है, लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, इसमें ह्यूमस भी नहीं है, मॉइस्चर भी नहीं है, सलाइन भी है। अब बताओ पूरे इंडिया में सैंड वाली मिट्टी कहाँ मिलती है? राजस्थान में। कौन सी होगी? गेस करो। सो इट्स एन एरिड सॉइल, वी आर टॉकिंग अबाउट एरिड सॉइल। कहाँ मिलती है? वेस्टर्न राजस्थान में। पूरे राजस्थान में नहीं मिलती बच्चों, सिर्फ वेस्ट साइड ऑफ राजस्थान में मिलती है, ठीक है। वेस्ट इलाका जो है वही रेगिस्तान है। नाउ आइडेंटिफाई दिस सॉइल फाउंड मेनली इन द नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स, नदियां कौन सी मिट्टी डिपॉजिट करेंगी? एंड कोस्टल स्ट्रिप्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। ये वाला जो कोस्टल स्ट्रिप है, इधर भी नदियां होती है ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और ये वाला जो नदर्न प्लेन है, इधर पे इंडस रिवर, इधर गंगा रिवर, इधर ब्रह्मपुत्रा रिवर। सो बेसिकली वो वाली आपको पूछी जा रही है। बहुत फर्टाइल है और इसमें बहुत अच्छा पोटाश, फॉस्फोरस, लाइम मिलता है। आई थिंक तुम लोगों ने ये कर ही लिया होगा। इट इज एलोवियल सॉइल, राइट बेटा। नेक्स्ट पे आ जाओ।
develops under tropical and subtropical climate, deficient in plant nutrients, prone to erosion, mostly acidic. बताओ, प्लांट न्यूट्रिएंट्स तो होता ही नहीं है, इरोजन डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, एसिडिक होता है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, वहीं पे मिलता है, तभी तो इरोजन होता है. इट इज़ लेटराइट सॉइल. लेटर वर्ड का मतलब होता है ब्रिक, और इस वाली मिट्टी से ना, मिट्टी से ईंट बनाई जाती है, ठीक है, ब्रिक्स बनाए जाते हैं. द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक डीप चैनल्स. सपोज करो पानी जा रही है यहाँ से, अब वो लैंड ऑलरेडी अनइवन है, ठीक है, अनइवन का मतलब है ऐसा है लैंड. अब यहाँ से अगर सपोज करो बहुत तेज मिट्टी गई, तो यहाँ पे जो सॉइल है वो लूज है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे अचानक से फ्लो जो है वाटर का क्या हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है. तो कई बार क्या होता है ना, ये पूरी की पूरी मिट्टी को लेके साथ में चली जाती है और डीप चैनल क्रिएट हो जाता है. इसको हम बोलते हैं गली इरोजन. एक गली क्रिएट हो जाती है. द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज barren land. In the Chambal, such lands are called ravines, bad land. ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं गलीज एंड इसको बोलते हैं ravines. ठीक है, bad land means it is not fit for cultivation. अब हम आ जाते हैं 3 मार्क वाले क्वेश्चन पे. तो 1 मार्क वाले सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए. Drop some fire in the comment box. Let's move to the 3 mark का questions. Okay. तो पहले हमारे पास Phillips हैं. Dash are the functions of human activities. Resources are the functions of human activity. On the basis of origin, resources can be classified into biotic and abiotic resources. On the basis of exhaustibility, resources can be classified into renewable, non-renewable. Dash resources are obtained from the biosphere and have life, such as human beings, flora. This is biotic. All those things which are composed of non-living things, abiotic. Rocks, metals किसका example है, abiotic का. The resources which can be renewed and reproduced by the physical, chemical and all process, renewable. Solar energy is the example of renewable energy. Minerals and fossil fuels are the examples of non-renewable, recyclable, non-renewable energy. Dash are resources which are accessible to all the members of the community. So community owned resources. Suggest and explain 3 ways to protect land from degradation in various states of India. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कैसे हो रहा है डिग्रेडेशन लैंड का, है ना. जैसे पंजाब में खेती की वजह से ओवर इरिगेशन, राजस्थान में, गुजरात में ओवर ग्रेजिंग, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है. सो इफ यू टॉक अबाउट लाइक सम ऑफ द मेजर्स, एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा. प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स कर सकते हैं सो दैट जो है सॉइल नहीं डिग्रेड हो. Proper management of wastelands, control of mining activity, proper discharge and disposal of industrial waste. ये कहाँ पे करना पड़ेगा? This has to be done in मध्य प्रदेश. ठीक है, वैसे आप चाहो ना इसका आंसर यहाँ पर आप स्टेट्स लिख दो और यहाँ पर क्या हमें मेथड्स लगाना है वो लिख दो. ठीक है, तो आपको पंजाब हरियाणा में ओवर इरिगेशन रोकना है, कहाँ पे ओवर ग्रेजिंग रोकना है, कर सकते हो. द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट. सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं. सस्टेनेबिलिटी इज एनीवेज रिक्वायर्ड इन एवरीथिंग, राइट. अगर आपने एक बार 90% स्कोर कर लिया फिर पढ़ना ही छोड़ दोगे तो ज़ीरो हो जाओगे यार वापस से. आपको सस्टेन करना है तो उसके लिए निरंतर आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द टुडे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. आज की जनरेशन का भी नीड्स फुलफिल हो, फ्यूचर जनरेशन का भी नीड्स फुलफिल हो, इन्वायरमेंट डैमेज ना हो. ठीक है, so we have to maintain the ecological balance and it lays emphasis on environmental protection and a check on environmental degradation. All in all, we have to talk about environment and future generation. कोई सा भी आप काम कर रहे हो, आपको लग रहा है फ्यूचर जनरेशन के लिए बच जाएगा रिसोर्स, एनवायरनमेंट डिग्रेड नहीं होगा, मतलब आप सस्टेनेबली काम कर रहे हो. रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन अब सिलेबस में है नहीं. रिसोर्सेज क्या होते हैं आपको जब भी लिखो ये 3 चीज़ ज़रूर लिखना. टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे. एन एग्जाम्पल ऑल्सो. ठीक है, स्टॉक्स एंड रिजर्व्स है नहीं हमारे सिलेबस में. हाँ, हमने क्या किया ना, रिसोर्सेज को ऐसे अंधाधुन यूज़ किया है ना, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया, तो उससे क्या प्रॉब्लम फेस किया हम लोगों ने वो आपको बताना है. ठीक है, तो इसका ना बेटा आपको वैसे हमारे पास ना इसका छोटा सा ट्रिक भी है, मैं अभी आपको बताती हूँ. इसका ट्रिक है DAG, डैग. डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस,
ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, ये 3 प्रॉब्लम हुई है। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल्स, क्योंकि हमने अंधाधुन यूज किया रिसोर्सेज को। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के पास बहुत रिसोर्सेज है, कुछ देश के पास बहुत रिसोर्स है, कुछ के पास है ही नहीं, वो पूरा इंटायरली डिपेंडेंट है रिच कंट्रीज पे। एंड ड्यू टू द इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज देयर हैपेंड ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, ग्लोबल लेवल पे इकोलॉजी को हमने घात पहुंचा दिया। और आप देख रहे हो ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं आज के डेट में। सो DAG ऐसे याद रखना, वाई इज रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल? ऑफ कोर्स रिसोर्स प्लानिंग तो जरूरत होगी ना, क्योंकि रिसोर्सेज हर जगह पे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, है ना। सो एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर द सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। If present trend of resource depletion by few individual and country continues, the future of our planet is in danger. अगर हम ऐसे ही अमीर देश अपने हिसाब से रिसोर्सेज यूज करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पीस जो है वो भंग हो जाएगा, लाइक उसका प्रॉब्लम आएगा, हम लड़ पड़ेंगे। रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज द component of sustainable development. So resource planning is essential because we do not have equitable distribution of resources, and to maintain peace and to have overall development we have to do the planning. What is meant by sustainable development? अब ये मैंने आपको बताया है ना, sustainable development में बेसिकली 2 चीजें आएगी। यू हैव टू डू द डेवलपमेंट इन सच अ वे दैट फ्यूचर जनरेशन नीड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द नीड, एंड एट द सेम टाइम बच्चों जो हमारा एनवायरमेंट है वो भी डैमेज ना हो जाए। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, एंड development in present should not compromise with the needs of the future generation. That means we have enough resources for the future generation so that they can also develop. अगर resource ही नहीं होगा तो कहाँ से development करेंगे, हम ही सारे resources use कर लेंगे तो खोखला टाइप का development हो जाएगा, है ना। Now Rio de Janeiro Earth Summit 1992 के बारे में आपको लिखना है। अब ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझ लो, है ना। सबसे पहली चीज़ है कि यह हुआ कब था, जून 1992 में। किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, मतलब 100 देशों के हेड्स ने किया। कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। सिंपल है, इजी है, हो गया। द समिट वाज कन्वीन फॉर द एड्रेसिंग अर्जेंट, क्यों किया, फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, SEED। क्यों किया, क्यों, सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, ठीक है। Assembled leaders signed the Declaration of Global Climate Change and Biological Diversity. अब आ गया, पहले तो हो गया एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, फिर आया बेटा बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करेंगे, क्लाइमेट, अर्थ है ना, अर्थ में यही सारी चीजें तो हैं, यस और नो। तो बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट हो गया। एंड ऑल्सो दे एंडोर्स्ड एजेंडा 21, जिसमें भाई फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स हैं, अडॉप्टेड एजेंडा 21, फॉरेस्ट को भी बचाएंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख लो, देखो BCDEF क्या क्या किया इन्होंने, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बात करी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करा, डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक, दोनों ही, है ना। देन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करी एंड फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश की, समझ आया। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक वाला, एनवायरनमेंट को बचाना है, फॉरेस्ट को बचाना है, BCDEF ऐसे याद रखोगे, याद रहेगा, ट्रिक है। डन 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 डन, कोई ना कोई कमेंट बॉक्स में लिख के चला ही जाएगा वैसे ही ट्रिक, मेरे को लग रहा है। प्लीज लिख देना बच्चों, नहीं तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। Write a note on Agenda 21. So Agenda 21 was a declaration signed by the world leaders in 1992. तो ये जो अर्थ समिट हुआ उसी में इन लोगों ने एक डेक्लेरेशन साइन किया। डेक्लेरेशन साइन किया का मतलब है इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक डेक्लेरेशन साइन किया कि हम लोग सब मिल करके ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करेंगे, और इसका मेजर एम था जो मैंने आपको पहले भी बताया, EDPD, एनवायरमेंटल डैमेज से हमें रोकना है, पॉवर्टी, डिजीज सब रोकना है, और जो एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो ग्लोबल कोऑपरेशन से कम करना है। एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि हर लोकल गवर्नमेंट अपना एजेंडा 21 डिसाइड करेगी, 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने की पूरी कोशिश करी जाएगी, ठीक है, हो गया।
नाउ रिसोर्स प्लानिंग का क्या प्रोसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है एग्जाम में। 3 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप है इन्वेंट्री आइडेंटिफाई करो, ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक आइडेंटिफाई करो, आपके पास जो भी रिसोर्स है वो कितना क्वांटिटी में है, कितना क्वालिटी में है। आज के टाइम पर पेट्रोल पूरी दुनिया में कहाँ पे है, किस क्वांटिटी में है, किस क्वालिटी में, सब पता है। तो वही करना होता है। कैसे करते हैं, सर्वेइंग, मैपिंग, ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मेजरमेंट, ये सब करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। फिर क्या करते हैं, अब स्टॉक पता चल गया, नाउ वी हैव टू फाइंड अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, लाइक वी नीड टू मेक अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। कैसे बनाओगे, तो वो ट्रायंगल याद है, नेचर से स्टॉक तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब टेक्नोलॉजी आपके पास क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, और किस तरीके का ह्यूमन बीइंग है भाई, स्किल्स क्या है ह्यूमन के, ये सब को ध्यान में रखते हुए, इंस्टीट्यूशन, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। सो इवॉल्व प्लानिंग स्ट्रक्चर विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। एंड अल्टीमेटली क्या करेंगे, हम मैच करेंगे हमारे रिसोर्स प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ, ठीक है। सो मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, डन, वेरी गुड। Why the conservation of resources is important for a country with 140 million population? Obviously we should have a subject also of conservation right now, because हम इतनी सारी आबादी हैं, अगर हम कंजर्व करने की कोशिश भी करेंगे तो भी कंजर्व नहीं हो पाएगा। रिसोर्स कंजर्वेशन इज वेरी मच नेसेसरी गाइज, अदरवाइज आगे आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम, सबको प्रॉब्लम। सो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। बिना रिसोर्सेज के डेवलपमेंट तो कर ही नहीं पाएंगे ना। बट इरैशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यही होता है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन आर रिक्वायर्ड। सो बेसिकली सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट, ये तीनों चीजों का ख्याल रखने के लिए भाई रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। लैंड इज अ रिसोर्स, एक्सप्लेन, ऑफ कोर्स लैंड इज अ रिसोर्स, राइट। लैंड ही नहीं होता तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाती। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड, वी यूज इन डिफरेंट वेज, वी गेट मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम द लैंड। मिनरल्स है, लैंड से ही मिल रहा है। दिस लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, economic activity, transport, communication. However, land is an asset of a finite quantity. अब जमीन, मेरे पिताजी ने भी पढ़ा था 30% जमीन है, 70% पानी है, तुम भी पढ़ रहे हो, तुम्हारे बच्चे भी पढ़ेंगे। तो ये जमीन का जो क्वांटिटी है वो तो फिक्स्ड है ना, बढ़ने वाला नहीं है। इसीलिए हमें अवेलेबल लैंड को बहुत ही केयरफुल प्लानिंग के साथ यूज करना है, नहीं तो लैंड तो वैसे ही डिग्रेड हो रहा है, बाद में हम ये वाला रिसोर्स भी खो देंगे, कहाँ रहेंगे, हवा में। Write a note on land resource. So India has land under variety of features. आपने physical features of India भी पढ़ा है, ठीक है। अब हम रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड पढ़ रहे हैं। जब तुमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ा होगा तब तुमने उसमें डेजर्ट भी पढ़ा होगा, तब तुमने उसमें आइलैंड्स भी पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा। लेकिन अभी अगर तुम ये देखोगे लैंड को रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यू, ठीक है। फिर उसमें डेजर्ट नहीं आएगा बेटा, उसमें आइलैंड्स नहीं आएंगे, ऑल्दो दे आर ऑल्सो रिसोर्सेज बट दे आर ऑफ लाइक ऑफ डिफरेंट वैल्यू। अगर हम रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 43% है हमारा प्लेन एरिया, जिसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। माउंटेन है वो 30% है भाई, जिससे हमारे को रिवर का पानी मिल रहा है, टूरिज्म वगैरह हो रहा है, इकोलॉजिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट। 27% है प्लेट्यू। प्लेट्यू किससे बना है, कभी किसी जमाने में वोल्केनिक इरप्शन आया होगा, जब वो मैग्मा वगैरह सब कूल डाउन हो गया लावा, तो वो बन गया प्लेट्यू। तो धरती के अंदर जो मिनरल्स हैं वो लावा मैग्मा के साथ बाहर आए होंगे ना, अब जब वो कूल डाउन हो गया तो मिनरल्स वहां पे पड़ा हुआ है उस रॉक के अंदर, रॉक स्ट्रक्चर के अंदर। दैट इज वाई प्लेट्यूज को हम बोलते हैं दे आर द पावर हाउस ऑफ मिनरल्स, ओके। सो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट। सो राइट अ नोट ऑन द लैंड यूटिलाइजेशन, यस। अब यहाँ देखो जंगलों में लाइक जमीन की क्या क्या यूजेस हैं वही बताना है आपको। सबसे पहले पुराने जमाने में अर्ली मैन कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट एक यूज है। फिर वो जमीन जिसपे कुछ नहीं किया जा सकता, बैरन एंड वेस्टलैंड, ठीक है। फिर वो जमीन जिसपे हम नॉन एग्रीकल्चरल यूज कर रहे हैं, मतलब घर बनाया है, रोड बनाया है, फैक्ट्री बनाया है।
फिर वो ज़मीन जो हमारी गाय भैंसे यूटिलाइज कर रही हैं, पैस्चर लैंड। अब आ जाएगा वो ज़मीन जिस पे तुम खेती करते हो, ठीक है। एक तो मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स हैं जो किसी ने लगाया नहीं है, जैसे तुम रास्ते से जा रहे हो, सड़क के इस साइड पेड़ दिख रहे हैं, दोज आर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। लेकिन जो हम प्रॉपर खुद कल्टिवेट करते हैं उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल लैंड, नेट शोन एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। लेकिन जब खेती नहीं करते हैं तो वो हो जाता है फैलो लैंड। अब फैलो लैंड दो तरह की है, करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो, और एक हो जाता है कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, 5 साल से ज़्यादा खेती ही नहीं करी, ठीक है, डन। तो ये ऐसे ही याद रखना है, फॉरेस्ट, बैरन लैंड, वेस्ट लैंड, फिर आ गया ट्रीज वाला, मिसलेनियस क्रॉप वाला, एग्रीकल्चर वाला लैंड, नेट शोन एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है, एग्रीकल्चर वाला लैंड, एंड देन कम्स बेटा आपका ग्रेजिंग लैंड, ठीक है। एंड दोज लैंड जिस पे भाई आपने घर बनाया, रोड बनाया, ये सारी चीजें करी हैं। बेसिकली ये बहुत इजी है, जमीन कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है यार, वही तो लिखना है, लिख दो, ठीक है। गिव रीजंस फॉर लैंड डेग्रेडेशन, यस। तो हमारे देश के अंदर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, और उसमें से बच्चों 130 मिलियन डिग्रेडेड लैंड है। बताओ, इतना सारा डिग्रेडेड लैंड है, ठीक है। अब क्यों डिग्रेड हो रहा है? तो डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग की वजह से हो रहा है, ठीक है। देन आपका एक्सकवेशन वर्क कर दिया, अबैंडन छोड़ दिया। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में माइनिंग की वजह से हो रहा है। गुजरात, राजस्थान में ओवर ग्रेजिंग हो रहा है। पंजाब, हरियाणा में ओवर इरिगेशन हो रहा है। तो आप यहाँ पे ना ऐसे हेडिंग्स के साथ ये लिखोगे। सॉइल इज अ रिसोर्स, एक्सप्लेन। सॉइल ऑफ कोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। भाई फूड जो तुम ग्रो कर रहे हो सॉइल पे ही तो कर रहे हो, राइट? So soil is the most important renewable resource. It is the medium of plant growth and supports different types of vegetation. Soil एक living system है, क्योंकि soil के अंदर भी ना बहुत सारे कीटाणु रहते हैं। मतलब इतने सारे आपको organism soil के ऊपर नहीं दिखेंगे जितना एक spoonful of 1 spoon of soil में दिखेंगे। Millions of organism दिखते हैं, ठीक है। And relief or parent rock, bedrock, climate, vegetation and other forms of life time are important factors in the formation of soil. Soil की formation में ये सारी चीज़ें बहुत important role play करती हैं। बहुत सारे forces हैं जो कि इसके temperature, action, running water, ये सब basically soil को change करते हैं, soil के formation में help करते हैं। And soil के अंदर एक organic matter होता है humus, जिसकी वजह से agriculture हो पाता है। इसके types भी आप लिख सकते हो चाहो तो। Soil erosion क्या होता है? अगर हम upper layer of the soil remove हो रहा है, that is soil erosion, ठीक है। The denudation of the soil cover, subsequent washing down is called soil erosion. Easy language में लिख दो, the removal of top layer of the soil is soil erosion, ठीक है। अब जो soil formation का process है और erosion है, ये दोनों एक साथ होता रहता है। soil form भी हो रही है, erode भी हो रही है, एक साथ हो रही होती है, ठीक है। लेकिन sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, construction. तो क्या होता है बेटा, कई बार erosion बहुत ज्यादा होने लग जाता है एज कंपेयर टू फॉर्मेशन, तब हम बोलते हैं सॉइल इरोशन हो रहा है। सॉइल इरोशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो प्लॉइंग करो राइट वे में, ठीक है। प्लॉइंग अलोंग द कंटूर लाइन, साइंटिफिकली प्लॉ करो। अब तुमको पता है कि मेरी ना जमीन ऐसी है कुछ, ठीक है, तो अब तुमने यहाँ पर और तुमने खेती लगा दी, तो जब तुम पानी जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ से तो सॉइल इरोड होकर के आएगा ना। खेती करनी है यहाँ करो ना भाई, कंटूर लाइंस पे खेती करो। मतलब जमीन जो है वो फ्लैट तो नहीं होती, ऐसी होती है। आप दिमाग लगाओ और ऊपर ऊपर की तरफ खेती करो ताकि यहाँ पे सॉइल नहीं इरोड हो, नीचे नहीं आए सॉइल, ठीक है, ऐसा। नाउ नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं हम। पहाड़ है उसमें हमने ऐसे टेरेस बना दिया, इस पे खेती करेंगे तो पानी का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। देन वी कैन यूज स्ट्रिप्स टेक्निक। हम अपने फील्ड को ना अलग अलग स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हमने छोटे छोटे क्रॉप्स लगाए, यहाँ पे लंबे लंबे घास लगा दिए, फिर छोटे छोटे क्रॉप लगाए, लंबे लंबे घास लगा दिए, तो इससे हवा का जो एक स्पीड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर बेल्ट। ये मेरा खेत है, मैंने इसके चारों तरफ क्या किया, बड़ी बड़ी ट्रीज लगा दी। इससे भी जो विंड का या फिर जो नदी का भी है स्पीड पानी का, वो भी कम हो जाएगा, सॉइल नहीं इरोड होगा। Yes, my dear student, how are you feeling? 1 mark, 3 mark questions, you have cracked it. Now we are going to have a look at the 5 marker question. Classify resources on the basis of ownership of with example. So this is out of syllabus, इस साल नहीं पढ़ना है हमें। Resources on the basis of development नहीं पढ़ना है।
वेरी गुड गाइस. How has technical and economic development led to the more consumption of resources? Yes, हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन रिसोर्सेज भी तो कंज्यूम कर रहे हैं ना. क्यों, कैसे, बताना है आपको. ठीक है. So human beings interacted with nature through the technological and create institution to accelerate the economic development. तो हम लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से और बेसिकली इंस्टीट्यूशंस की मदद से ही डेवलपमेंट करते हैं. एज मोर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अकर्स देयर इज इंक्रीज नीड्स ऑफ इनपुट्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब जैसे टेक्नोलॉजी आ गई, पहले पेट्रोल वाली गाड़ियाँ चलती थी, अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रही हैं. तो अब हम लिथियम भी माइन कर रहे हैं बैटरी बनाने के लिए. तो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा ना बच्चों, उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं आप रिसोर्सेज यूटिलाइज भी करोगे ज़्यादा. Technical and technological development is closely linked to the economic development. For example, more factories providing employment to the more people are necessity for the factory land and labor is used for this mining and of minerals also increase. तो कहीं ना कहीं technical and economic development से consumption तो बढ़ेगा ही ना. अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज तो बढ़ने वाला है. रिसोर्स प्लानिंग क्यों एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो क्योंकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है नहीं दुनिया के अंदर. हमारे स्टेट्स में ही देख लो ना, कुछ स्टेट्स में पानी बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स में है ही नहीं. अरुणाचल प्रदेश में बहुत पानी है, राजस्थान में नहीं है. तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं प्लानिंग तो लगेगी ना. So equitable distribution of resources has become essential for the sustainability of development. If the present trend of resource depletion by few individual countries continues, the future of our planet is in danger. And to basically have a sustainable development, resource planning is required. इसमें 3 important steps होते हैं. सबसे पहला होता है इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई करना, देन एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना और लास्ट में रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना. पहले भी एक्सप्लेन किया है. लैंड यूटिलाइजेशन अभी कराया था. लैंड डिग्रेडेशन का क्या क्या रीजन है, ये भी अभी हमने कर लिया. सॉइल को किन किन चीजों से सॉइल की फॉर्मेशन पे फर्क पड़ता है. तो रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में हमें क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, रनिंग वाटर, इससे भी फर्क पड़ता है. केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस से भी फर्क पड़ता है. एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं आपका जो ह्यूमस कंटेंट है उससे भी सॉइल का फर्क पड़ जाता है. अब हर स्टेट पे, हर लेवल पे, भले वो नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, लोकल लेवल हो, हर स्टेट पे आपको रिसोर्स प्लानिंग करने की जरूरत है. क्यों? इट हैज इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है बेटा. ठीक है. जैसे कि अगर आप बात करो, कुछ रीजन्स हैं आपके पास जो कि बहुत रिच हैं कुछ रिसोर्सेज में. जैसा अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, राइट. कहीं पे तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है. यू कैन सी झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मिनरल्स हैं. ठीक है. अरुणाचल प्रदेश में पानी है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. राजस्थान में बहुत सारा सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, लेकिन पानी नहीं है. सो अगर इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज के को लेकर के, तो प्लानिंग तो करना ही पड़ेगा ना. नहीं तो कोई स्टेट पीछे रह जाएगा, कोई स्टेट आगे निकल जाएगा. Which is the most widely spread and important soil of India. So alluvial soil, लगभग 43% soil हमारा alluvial soil है बच्चों. ठीक है. एंड इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये बताना है आपको. तो ये जो सॉइल होता है ना, ये हिमालयन रिवर सिस्टम के थ्रू डिपॉजिटेड होता है. बिग रिवर्स ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड गंगा. ठीक है. इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों होते हैं. और जब सॉइल में सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों होगा ना बच्चों, देन इट बिकम्स रियली गुड फॉर द क्रॉप्स. एग्रीकल्चर के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है. As we move inland towards the river valley, soil particles appear somewhat bigger. और जैसे कि आप रिवर वैली के पास पास में जाओगे ना, वो पार्टिकल्स थोड़े मोटे होते हैं. जैसे जैसे नीचे आते हैं ना, इरोड हो जाते हैं और पार्टिकल्स छोटे हो जाते हैं. ठीक है. इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली, they break the slope and they become coarse. Such soils are more common in Piedmont Plains, Duas, Chus and Terai. ठीक है. सो बेसिकली ना, नदी का जो चलने का तरीका होता है बच्चों की तरह होता है. नदी सबसे पहले ना क्रॉल करती है, फिर वॉक करती है, फिर रन करती है. तो बेसिकली क्या होता है ना, इसके अपर कोर्स के अंदर बहुत मोटे मोटे ढेले दिखेंगे तुमको, मिडिल कोर्स के अंदर छोटे छोटे, और सबसे लास्ट वाले कोर्स में एकदम मिट्टी बन जाती है वो, क्योंकि ऊपर से गिरती 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 आती है ना, तो चकनाचूर हो जाती है बेचारी. ऐसा होता है. ठीक है.
अकॉर्डिंग टू देयर एज अलूवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू बांगर एंड खादर। खाद वर्ड आ रहा है मतलब ये फर्टाइल होती है ज़्यादा, जो न्यू वाली अलूवियल सॉइल होती है, क्योंकि ये एवरी ईयर रिन्यू होती है। एवरी ईयर रिन्यू होगी तो ऑब्वियसली उसमें बहुत फर्टिलिटी होगी। ओल्ड अलूवियल सॉइल थोड़ा कम फर्टाइल होता है, ठीक है। अलूवियल सॉइल फॉर द होल ईयर आर वेरी फर्टाइल। मोस्ट ऑफ दी सॉइल कंटेन एडिक्वेट proportion ऑफ पोफोली, पोटैश, फॉस्फोरस, लाइम, ठीक है, मूंगफली के जैसा पोफोली, ऐसे याद कर लो। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी इट इज यूज फॉर इंटेंसिव कल्टिवेशन। एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा इंटेंसिव कल्टिवेशन। विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन? आपको पता है ब्लैक सॉइल है। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक? देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, ये वाला और अलूवियल सॉइल वाला। तो अब ब्लैक सॉइल का आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। ऑब्वियसली ब्लैक कलर का, इसीलिए तो ब्लैक सॉइल बोल रहे हैं। It is believed that the climatic condition along with the parent rock material important factors for the formation of black soil. क्यों black soil फॉर्म हुआ है? कहीं ना कहीं पेरेंट रॉक की वजह से फॉर्म हुआ है, बसाल्ट रॉक से बनता है ये बना बेटा वैसे ही है। वोल्केनिक इरप्शन हुआ जब कोल जो है वो ठंडा हुआ, मतलब कोल नहीं सॉरी, जब लावा ठंडा हुआ तो बसाल्ट रॉक बना, उसके इरोजन से ब्लैक रॉक बना है। ये जो सॉइल है डक्कन ट्रैप में मिलेगा आपको इंडिया में, एंड नॉर्थ वेस्ट डक्कन प्लेट्यू में मिलेगा। एंड द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीम फाइन क्ले मटेरियल। और ये थोड़ा इसका ना थोड़ा मूड जो है वो चेंज होता रहता है। पानी डालोगे तो ऐसा गीला हो जाएगा, बिल्कुल वेट, नहीं डालोगे तो एकदम ड्राई हो जाएगा, ठीक है। See, they are well known for their capacity to hold moisture. They are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash, and lime. They develop deep cracks during the hot weather. मैंने बोला ना, और पानी डालते ही वेट हो जाता है। These soils are sticky when wet. चिप हो जाता है, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल, तो रेड एंड येलो सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक बेसिकली इग्नियस रॉक है, लेकिन वो क्रिस्टलाइज हो गया, उसका इरोजन हुआ, तब जाकर के रेड येलो सॉइल बना है। और ये आपके डक्कन प्लेट्यू, ये जो आपका डक्कन वाला जोन है, इसके ईस्ट में और इसके साउथ में पाया जाता है, ठीक है। एंड मोस्टली अगर हम स्टेट की बात करें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पर पाया जाता है। दीज सॉइल्स डेवलप्ड अ रेडिश कलर। रेडिश कलर क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ द आयरन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेड कलर है, आयरन है, होता है। जब इसमें पानी डालोगे तो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डन 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 डन, आगे बढ़े। एक्सप्लेन एनी 5 प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक विच कैन बी यूज फॉर सॉइल कंजर्वेशन। सबसे पहले तो स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है बेटा, हम क्रॉप अलग अलग लेंथ की उगाएंगे ना। यहाँ पे क्रॉप उगाया, यहाँ पे ग्रास उगा दो, यहाँ क्रॉप उगाया, यहाँ ग्रास उगा दो। तो ग्रास जो है वो क्या करेगा? स्पीड ऑफ एयर को कम करेगा, उससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। कंटूर प्लॉइंग का मतलब है जमीन जो है वो आपकी फ्लैट तो है नहीं, आप कंटूर्स पे प्लॉइंग करो, या तो यहाँ प्लॉ कर लो या फिर डिप्रेशंस में प्लॉ कर लो। तो उससे क्या होगा? आपका पानी जो है वो मिट्टी को काटेगा नहीं। नाउ नेक्स्ट इज टेरिस फार्मिंग। पहाड़ है तो यहाँ पे टेरिस जैसा बना लिया। क्रॉप रोटेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्रॉप रोटेशन से क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट सॉइल में से नहीं जाता है, ठीक है। शेल्टर बेल्ट्स का मतलब क्या है? ये आपका फील्ड है, इसके चारों तरफ आपने ट्रीज लगा दिया, तो उससे भी कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ विंड जो है वो कम हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव कम टू द मैप्स। मैप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपका अलूवियल सॉइल, है ना। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। दिस इज अलूवियल सॉइल। क्यों मिल रहा है यहाँ पे अलूवियल? बताओ जल्दी से। यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ पे है गंगा रिवर, इधर है इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज, इधर है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। मिल रहा है आपको अलूवियल सॉइल, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ब्लैक सॉइल, कभी ना कभी वोल्केनिक इरप्शन, पहले बेसिकली अपना इंडिया जो है ना अफ्रीका का पार्ट था, तो जब वहां से वोल्केनिक इरप्शन से टूटा तब ये इंडिया खिसक के टकराया यूरोप के साथ, ठीक है, वो वाले प्लेट के साथ टकराया। तो यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, पुराने ज़माने के वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ब्लैक सॉइल मिलता है। इधर है आपका एरिड सॉइल। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं होती है। अरावलीज यहाँ पर है, तो जो भी क्लाउड है इसके पैरेलली निकल जाते हैं। इधर बारिश नहीं होती तो एरिड सॉइल, ठीक है। रेड सॉइल आपको इधर मिलेगा, वो तो अभी हमने पढ़ा कि डक्कन ट्रैप के ईस्ट में और साउथ में रेड एंड येलो सॉइल मिलता है। एंड जहाँ बहुत बारिश होती है लेटराइट सॉइल, तो वेस्टर्न घाट्स में बारिश होती है, यहाँ पे विंटर्स में बारिश होती है तमिलनाडु में, मेघालय में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है।
एंड हिली एरियाज में फॉरेस्ट सॉइल मिलेगा। तो ये ट्रिक से याद रखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे बेटा, है ना। तो ये है हमारे सारे मेजर सॉइल टाइप्स। नाउ आइडेंटिफाई द स्टेट वेयर द रेड सॉइल इज फाउंड। रेड सॉइल कहाँ मिलता है? डक्कन ट्रैप के ईस्ट और साउथ साइड में। सो गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। अब देख लो, डक्कन ट्रैप ये है, उसका ईस्ट, उसका साउथ, कौन सा स्टेट आएगा? कर्नाटका ही आ रहा है। ये कौन सा सॉइल होगा भाई? खूब बारिश होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो ऑब्वियसली लेटराइट सॉइल ही होगा। यहाँ पे कौन से सॉइल्स मिलेंगे? यहाँ पे बेटा आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सॉइल मिलेगा ना? अगेन यहाँ पर ना आपको लेटराइट सॉइल मिलेगा। एक बार देख लेते हैं फिर भी। हाँ, लेटराइट सॉइल मिलेगा। क्यों? क्योंकि उधर भी बहुत बारिश होती है तेलंगाना में, ठीक है। इस जगह पे, यहाँ पे भी कुछ हिल्स हैं, उसकी वजह से बारिश होती है। सो दिस इज लेटराइट सॉइल। देन बेटा हाँ, यहाँ पे कौन सा सॉइल मिलेगा बताओ? हिली एरिया, फॉरेस्ट सॉइल। कहाँ है? माउंटेन सॉइल, यस, सेम ही है। यहाँ पे कौन सा मिलेगा? तो यहाँ पर बेटा लेटराइट एंड अलूवियल। यहाँ पे रेड एंड लेटराइट सॉइल मिलेगा, ठीक है, रेड एंड लेटराइट। That's all for today. Don't forget to use the code RSYT. Let's crack it. Let me know in the comment box किस चैप्टर का आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।